हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश आरक्षक एग्जाम्स की ये प्रीवियस ईयर की जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज का ये 16वां वीडियो है। इससे पहले लगातार मैं 15 वीडियो ला चुका हूं, जिसमें कि मैं पिछले वर्षों में जो एग्जाम हुए हैं मध्य प्रदेश कांस्टेबल के व्यापम द्वारा कंडक्ट किए थे 2012 से लेके 2016 तक के जो पेपर हुए हैं, उन सभी पेपर्स का मैं इसमें एनालिसिस लेके आया हूँ, जो कि पूरा जीके के पार्ट का इसमें एनालिसिस मैंने किया हुआ है। तो लगातार ये वीडियो आ रहे हैं, इसका 15 वीडियो मैं ला चुका हूँ, जो कि पिछले वर्षों के पेपर हैं। और ये जो पेपर है, ये 16वां पेपर मैंने लिया है 4 अगस्त का। 4 अगस्त का पेपर है ये 2016 का, और ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, ठीक है ना। और इसमें मैंने वो पूरे के पूरे 20 क्वेश्चंस कवर किए हैं, जो कि कांस्टेबल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके पर, जिसमें कि करंट अफेयर्स होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बाकी का पूरा स्पोर्ट्स का। तो इस तरीके से पूरे का पूरे 20 क्वेश्चंस स्टैटिक जीके के इसमें मिलते हैं। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम पार्ट आपका जीके का कवर होने वाला है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी सीरीज है। लगातार जितने भी शिफ्ट में पेपर हुए हैं मध्य प्रदेश आरक्षक के, उन सभी शिफ्ट्स के पेपर का एनालिसिस में इसमें मैं लेकर आया हूँ, और मैक्सिमम जीके का पार्ट आपका इसमें कवर होने वाला है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो आप लाइक करें, और साथ में वीडियो को शेयर भी करें। और लगातार सीरीज से जुड़े रहने के लिए स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। हर रोज एक वीडियो मध्य प्रदेश आरक्षक के पुराने पेपर्स जो पिछले वर्षों में हुए हैं, उनका मैं एनालिसिस लेकर आता हूं। तो चलिए शुरू करता हूं। ये 16वां पेपर, और इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है। ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। शून्य सिद्धांत किसने लिखा था, यानी कि शून्य का आविष्कार किसने किया था? ए आर्यभट्ट, वराहमिहिर, कौटिल्य या फिर कालिदास। तो इसका आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था, या शून्य का सिद्धांत लिखा था, और ये कब हुआ था? 498 ईस्वी में, ठीक है ना। और ये कहाँ के थे? ये थे मगध के, ठीक है ना। मगध के वासी थे, और मगध में मगध के रहने वाले थे, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। पाटलिपुत्र के थे ये, ठीक है, पाटलिपुत्र यानी कि जो अभी का पटना है, वहां के थे ये आर्यभट्ट, और उन्होंने 498 ईस्वी में शून्य का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन आ गया सेकंड। बावन मंदिर खालिस्तान में स्थित है, कहां पर स्थित है ये मंदिर? ये पूछा है इसमें। मांडू, खजुराहो, पद्मावली या फिर सोहानिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है खजुराहो। ये जो 52 मंदिर है, इसका पूरा नाम है 52 अवतार मंदिर, जो कि खजुराहो में स्थित है। पूरा नाम है 52 अवतार मंदिर, ठीक है। ये भगवान विष्णु का मंदिर है, और ये जो मंदिर खजुराहो में बनवाए थे, ये चंदेलों ने बनवाए थे, चंदेल वंश ने। और इनकी बनाने के जो समय है 950 से लेके 1050 ईस्वी के बीच में टोटल 85 मंदिरों का निर्माण यहाँ पे किया था चंदेल वंश ने, ठीक है। और खजुराहो चंदेल वंश की राजधानी थी। और ये जो मंदिर है 52 अवतार मंदिर, ये 1050 से लेके 1075 ईस्वी के बीच का माना गया, यानी कि मैक्सिमम मंदिर ये बने थे 100 वर्षों में, फिर बाकी के भी लगातार बनते रहे थे, यानी कि 1050 से 1075 के बीच में इस मंदिर का निर्माण किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें रेलवे स्टेशन नहीं है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और नागालैंड। तो कौन सा इसमें से उत्तर सही है? तो वो है सिक्किम। सिक्किम ही एक ऐसा राज्य है यहाँ पे कि इन ऑप्शंस में यहाँ पे रेलवे स्टेशन नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पर्वतों से घिरा हुआ राज्य है, और ये नेपाल से लगा हुआ है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? नेपाल से लगा हुआ और चीन, ठीक है ना, नेपाल और चीन से लगा हुआ राज्य है। और चीन का जो तिब्बत का क्षेत्र है, चीन का जो तिब्बत का क्षेत्र है उससे बिल्कुल लगा हुआ है ये, और नेपाल भी की भी बॉर्डर इससे छूती है, ठीक है ना। और एक छोटा सा है ये राज्य, पूरा पर्वतों से घिरा हुआ है, ठीक है। और यहीं पर है कंचनजंगा, कंचनजंगा जो पर्वतमाला है वो यहीं पे है, और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी सिक्किम में ही
स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद कहाँ स्थित है? बताइए, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल या फिर जबलपुर। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है भोपाल। भोपाल इज द करेक्ट आंसर। और ये भोपाल में किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी शाहजहां बेगम ने। भोपाल की जो बेगम रही, शाहजहां बेगम, उन्होंने इसका निर्माण कार्य चालू करवाया था। और उसके बाद में ये कुछ समय के बाद में इसका निर्माण कार्य रुक गया था। कि क्यों रुका था? क्योंकि यहाँ पर इनके पास में धन की कमी आ गई थी। ठीक है ना, धन की कमी के कारण ये कार्य रुक गया। उसके बाद में जब देश आजाद हुआ, आजादी के बाद में 1971 के बाद में भारत सरकार ने इस मस्जिद का कार्य पूरा करवाया था। ठीक है, तो यह है भोपाल में और एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद कही जाती है इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पांचवा। भारत के 13वें राष्ट्रपति हैं कौन से थे? मतलब हैं क्या थे, क्योंकि अभी 13वें नहीं है, ये पुराना पेपर है, 2016 का पेपर, इसलिए उस समय जो क्वेश्चन बना था उसमें कुछ इसी तरीके से ही क्वेश्चन था। ठीक है ना, उसी टाइम का था ये। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी या फिर KR नारायणन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रणब मुखर्जी। जो भारत के 13वें राष्ट्रपति थे वो प्रणब मुखर्जी थे। ठीक है, अब कौन मुखर्जी हैं? अभी कौन राष्ट्रपति हैं? वह हैं आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, डाउट क्लियरिंग के साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उन सभी के एनालिसिस के साथ में आपको और भी बहुत कुछ अनअकैडमी देगा। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही आप डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि कैपिटल लेटर में रहेगा। उसको जैसे ही डालते ही और उसके बाद में आप अनलॉक बटन को जैसे ही क्लिक करेंगे, फ्री प्लान अनलॉक हो जाएगा। क्या आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हैं? तो अनअकैडमी पर फ्री 150 घंटे का रिवीजन कैंप ज्वाइन करें। एमपीपीएससी ब्रह्मास्त्र, जो कि एमपीजीके और करंट अफेयर्स के लिए बनाया गया है। यह रिवीजन कैंप 10 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक रहेगा, जिसमें हर रोज 50 फ्री लाइव क्लासेस द्वारा आपकी करंट अफेयर्स और एमपीजीके की तैयारी कराई जाएगी। बस आप अभी डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और अभी इसे ज्वाइन करें बिल्कुल फ्री में। इसके लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। क्या आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं? तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स फ्री फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें आपको मिलेंगे 4 लाइव मॉक टेस्ट और एक्सेस मिलेगा आपको 20+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट का, जो कि पिछले महीने ही लाइव हुए हैं। और यही नहीं, लाइव मॉक टेस्ट में टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा अनअकैडमी का 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान। तो आज ही अपनी जीत की तैयारी दर्ज करें अनअकैडमी के साथ। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो आपकी हर जरूरत के हिसाब से परफेक्ट हैं। जी हाँ, अब अनअकैडमी के साथ आप अपने प्रिपरेशंस के अनुसार बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन को पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैचेस बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं और आप अपनी प्रिपरेशंस में जहां पर भी हैं वहां से आप अपनी बहुत सी मदद करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं, ध्यान से सुने। आप भी तैयारी में, समय आ गया है कि अल्टीमेट 60 डेज कोर्स विद एमसीक्यू प्रैक्टिस। अगला है थ्योरी लाइव रिवीजन दिन में और सब्जेक्ट वाइज लाइव एमसीक्यू सीरीज, जो कि प्रैक्टिस रात में होगी। और फिर मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव कोर्सेज ऑफ पीडीएफ नोट्स के साथ में 20 से ज्यादा फुल लेंथ टेस्ट पेपर विद लाइव टेस्ट पेपर ऑन एवरी वीकेंड। यह स्टार्ट हो रहा है 14 जनवरी से, तो आज ही जाकर इनरोल करें और अपनी तैयारी पक्की करें। क्या आपका थ्योरी रिवीजन हो गया है और आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू का रिवीजन चाहिए? तो आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया है 60 डेज रिवीजन बैच कोर्स थ्रू सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको एमसीक्यू रिवीजन होगा और साथ में
हर क्लास के बाद में नोट्स मिलेंगे। यह स्टार्ट हो रहा है 14 जनवरी से। बिल्कुल भी देरी ना करें और ज्वाइन करें इस कोर्स को। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं और डेडिकेटेड गाइडलाइंस चाहते हैं, तो मैं आपको फाउंडेशन बैच फॉर एमपीपीएससी और मेंस के लिए रिकमेंड करना चाहूंगा, जो कि स्टार्ट हो रहा है 12 जनवरी को। ये 10 मंथ का कोर्स है। इसमें आपको मिलेगी लाइव क्लासेस विद टॉप एजुकेटर्स, पीडीएफ रिवीजन नोट्स और वीकली मेगा क्यूज। इस कोर्स का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप अपने सपनों को साकार करें अनअकैडमी के साथ में। क्या आप अपना रिवीजन स्वयं कर रहे हैं, तो ज्वाइन करें रिवीजन बैच, जिसमें कि आप अपने हिसाब से अपना रिकॉर्डेड बैच का रिवीजन ज्वाइन कर सकते हैं। संपूर्ण ज्ञान में आपको रिकॉर्डेड रिवीजन सेशन मिलेंगे, जिन्हें आप अपने पेज के हिसाब से पढ़ सकते हैं विथ डाउट क्लियरिंग। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग। आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसलिए आज ही आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए। और वैसे दोनों ही जो बैचेज हैं वो एक ही सब्सक्रिप्शन वैल्यू में आप पा सकते हैं। एक बार सब्सक्रिप्शन लेकर आप आपको अनलिमिटेड बैचेज का एक्सेस मिल जाता है। जिन लोगों ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, उन सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। अब आप अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों को अनअकैडमी लेकर आया है आप सभी के लिए स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें आपको 35 दिनों में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग और प्रैक्टिस के साथ में। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक और पायदान आगे बढ़ाएं और अनअकैडमी के साथ में जुड़ें। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में। ठीक है ना, बस आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप मोबाइल पर स्टोर करना है। उसके बाद में एमपीपीएससी और व्यापम सेलेक्ट करने के बाद में प्लस कोर्सेज में जाकर मनचाहे कोर्स को एनरोल करना है। और उसके बाद में जो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जो सब्सक्रिप्शन का बटन दिया हुआ है गेट सब्सक्रिप्शन का, उसको क्लिक करना है। इसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन की जो कीमत है उसमें डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड, जो कि कैपिटल लेटर में हरदयाल कुशवाहा आपको दिख रहा है, उसको आपको एंटर करना है। रेफरल कोड एंटर करते ही आपको सीधे 10% की जो भी कीमत है उसमें, जो फीस है उसमें कम होती हुई नजर आएगी। तो जल्दी ही इन कोर्सेज को देखें और अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए बेस्ट कोर्स चूज करें और मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल करते हुए डिस्काउंट के साथ में अनअकैडमी के साथ में पढ़ना चालू करें। तो देर किस बात की है, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम को क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। तो उनका नाम है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है ना, और अभी भी लगातार राष्ट्रपति के पद पर पदासीन है। ठीक है, और ये थे 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, और ये अभी हाल ही में इनकी मृत्यु भी हो गई और मृत्यु से पहले इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है, भारत रत्न। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये क्वेश्चन बने, आपको याद रखना चाहिए। प्रणब मुखर्जी इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है और साथ ही साथ में इनको 2008 में इनको पद्म विभूषण भी मिला था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। गांधार की राजधानी थी कौन सी थी इसमें से, तक्षशिला, वाराणसी, पाटलिपुत्र या फिर वैशाली? तो कौन सा आंसर सही है इसका? तो गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। ठीक है ना, जो कि इस समय कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक है, तो और ये जो गांधार था ये 16 महाजनपदों में से एक था। ठीक है ना, ये भी याद रखना है आपको, महाजनपद उसमें से एक था। और मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद थे, क्योंकि मध्य प्रदेश के आरक्षक का एग्जाम है तो वो भी मालूम होना चाहिए। मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद थे, एक थे अवंती और एक चेदी। ठीक है, इन दोनों के बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, द्रविड़ पार्टी के ऐसे पहले सदस्य कौन थे
जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने? पेरियार, CN अन्नादुरई, MG रामचंद्र मेनन या फिर M करुणानिधि? बताइए इसका आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है CN अन्नादुरई। ये एक ऐसे सदस्य थे द्रविड़ पार्टी के जो कि सीधे मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है ना। और ये तमिलनाडु के एक बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय नेता रहे, ठीक है। और ये देश के पहले, ठीक है ना, जो देश के ये पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, गैर कांग्रेसी CM रहे हैं ये, ठीक है। कहाँ के? तमिलनाडु के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया 8वां, और यह है कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर पे भी क्वेश्चंस आते हैं आरक्षक के एग्जाम में, ठीक है। ज्यादातर विंडोज अनुप्रयोगों में अंडू आदेश दबाने के लिए क्या सक्रिय होता है, क्या यूज किया जाता है? बताएं। कंट्रोल A, कंट्रोल S, कंट्रोल Z या फिर कंट्रोल U? तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो वो है C, कंट्रोल Z। कंट्रोल Z के द्वारा ही अंडू किया जाता है, ठीक है ना। विंडोज की जितनी भी हॉटकीज होती हैं उसमें कंट्रोल के साथ में Z प्रेस करने से अंडू यानी कि पूर्ववत जो भी लिखा हुआ है उसको हटाने के बाद में पुरानी स्थिति में लाने के लिए कंट्रोल Z अंडू का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश सरकार ने उन लोगों के लिए जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने का कार्य करते हैं, ठीक है ना, 2015 में एक नए पुरस्कार की घोषणा की थी। इस पुरस्कार का क्या नाम है? 2015 में की थी इस पुरस्कार की घोषणा, जिसमें कि वो लोग जो कि महिलाओं के खिलाफ जो भी हिंसा होती है उसको रोकने का कार्य करते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो कौन सा था वो? निर्भया, कल्पना चावला, अरुणा शानबाग या फिर देवी अहिल्याबाई? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो वो है अरुणा शानबाग, ठीक है ना। इस पुरस्कार की शुरुआत की थी मध्य प्रदेश सरकार ने, जिसमें कि महिलाओं के खिलाफ कोई भी अगर अत्याचार होता है और उसको कोई भी व्यक्ति अगर उसको रोकने का प्रयास करता है तो उसको इस प्रकार पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जो कि 2015 में मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और खालिस्तान में शामिल होती हैं, तो कहां पर जाकर ये शामिल हो जाती हैं? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अरब सागर। अरब सागर में जाकर ये शामिल हो जाती है, यानी कि अरब सागर में जाकर ये गिरती हैं, ठीक है ना। और ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ये भी बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है ना। एस्चुरी का ये निर्माण करती हुई एकदम ढलान से नीचे गिरती हैं, ये उसको बोलते हैं एस्चुरी, ठीक है। और कहाँ पर? बंगाल के अरब सागर में खंबात की खाड़ी, ये भी पूरा पता होना चाहिए, इस पे भी क्वेश्चन बनेंगे आपके कांस्टेबल के एग्जाम में। खंबात की खाड़ी बोलते हैं, और ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं दोनों नदियां, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। और नर्मदा नदी अमरकंटक, ठीक है, और ताप्ती नदी बैतुल, बैतुल की मुलतई से, ठीक है ना, मुलतई से निकलती है ये। और अमरकंटक में ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियां कहाँ पर है? ये है पुष्पराजगढ़ तहसील में, ठीक है, और अनूपपुर जिले के अंदर आती है ये। वहां से नर्मदा नदी का उद्गम है। और नर्मदा नदी का की लंबाई कितनी है मध्य प्रदेश में? 1077 किलोमीटर। और पूरे तीनों राज्यों में देखा जाए तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तीनों को मिलाकर 1312 किलोमीटर है। इसी तरीके से अगर ताप्ती नदी की लंबाई तो वो है 724 किलोमीटर, ठीक है ना। और ये दो राज्यों में जाती है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से इसका उद्गम है और महाराष्ट्र से होती हुई ये जाती है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा फैक्ट जो मैंने आपको बताया इस क्वेश्चंस के बारे में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, INS चक्र और INS अरिहंत क्या हैं? ये पनडुब्बियां हैं, वायुयान वाहक पोत हैं, या फिर गश्ती जहाज हैं, या फिर ट्रेनर वायुयान है? तो इसके सही उत्तर है पनडुब्बियां, ठीक है ना। ये पनडुब्बियां हैं भारत की, और ये दोनों पनडुब्बियां नाभिकीय, ठीक है ना, नाभिकीय शक्ति से भरपूर हैं ये, और ये परमाणु क्षमता को ले जाने वाली हैं, ठीक है ना। इसमें INS चक्र जो है वो रूस के द्वारा निर्मित है। INS चक्र जो है इसने रूस ने इसको डिजाइन तैयार किया इसका। और INS अरिहंत ये परमाणु शक्ति से पूरी की पूरी क्षमता के साथ में भरपूर है, ठीक है ना। और ये पहली है परमाणु क्षमता के साथ में भरपूर
पनडुब्बी जिसको बोलते हैं INS अरिहंत, ठीक है ना, ये पहली पनडुब्बी है। और इससे पहले भारत के पास में ही ये पनडुब्बी थी, और इससे पहले जो देश थे वो थे US, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, ठीक है ना। USA, फ्रांस, चाइना और ब्रिटेन, ये 4 देश थे जिनके पास में परमाणु पनडुब्बियां थी। इसके बाद में भारत भी इस कैटेगरी में शामिल हो गया, ठीक है ना। तो अब टोटल 5 देश हैं जिनके पास में कि ये परमाणु पनडुब्बियां का भेड़ा शामिल किया गया, ठीक है ना। अमेरिका, फ्रांस, चाइना, ब्रिटेन और फिर इंडिया। अगला क्वेश्चन आ गया, इनमें से कौन सा भारत की नदियों की प्रणालियों का वर्गीकरण नहीं है, यानी कि नदियों के जो सिस्टम है वो कौन सा इसमें से शामिल नहीं है। अंतर्देशीय जल निकासी बेसिन की नदियां, हिम नदियां, तटीय नदियां या फिर डेक्कन नदियां। तो इसमें से कौन सा सिस्टम है जो कि इंडिया की जो नदियां उनको फॉलो नहीं करता, तो वो है तटीय नदियां, ठीक है ना। तटीय नदियां इंडिया को फॉलो नहीं करता, बाकी अंतर्देशीय जल निकासी बेसिन के द्वारा नदियां बिल्कुल हैं, ठीक है ना। जैसे कि नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, सोन नदी है, ये सारी जो नदियां हैं ये बेसिन का निर्माण करते हुए ही इनकी जल की निकासी होती है। और हिम नदी के बारे में देखा जाए तो हिम नदी अपनी गंगा है, ठीक है ना, यमुना नदी है, ये पूरी की पूरी ग्लेशियर से होती हुई निकलती है, मानसरोवर से, तो ये हिम नदी का उदाहरण हो गया। इस तरीके से डेक्कन की नदियां, पठार की नदियां देखी जाए तो चंबल नदी हुई, पार्वती नदी हुई, कैन नदी हुई, ये सब पठार से निकली हुई नदियां हैं, ठीक है। तो ये उदाहरण मैंने आपको बताया, तो इनको आपको ऐसे ही याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 2011 में एथेंस विश्व ओलंपिक में 200 और 1600 मीटर की दौड़ खालिस्तान ने कांस्य पदक जीता था। किसने जीता था 2011 में? सीता साहू, वर्षा वर्मन, हर्षिता तोमर या फिर मनीषा कीर। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है सीता साहू। सीता साहू ने 2011 में ओलंपिक में 200 और 1600 मीटर की दौड़ में ये ओलंपिक जीता था। ओलंपिक में ये कांस्य पदक, ठीक है ना, जो ब्रॉन्ज मेडल है वो इन्होंने जीता था। और ये मध्य प्रदेश में रीवा जिले से हैं ये। कौन? सीता साहू। अगला क्वेश्चन आ गया, केवल एक टीम का खेल जिसमें भारत ने कभी एक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है, कौन सा है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर वॉलीबॉल। किसमें ओलंपिक जीता भारत की टीम ने? बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है हॉकी। हॉकी ही एक ऐसा गेम है जिसमें कि भारत की टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया है, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, पोंग बांध एक उद्यम से शुरू किए गए संयुक्त रूप से निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का समूह है? जो पोंग बांध है वो कितने राज्यों के समूह से ये को दर्शाता है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है डी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। तीनों की ये संयुक्त परियोजना है और संयुक्त रूप से ये संचालित बांध है, पोंग बांध, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, मौलिक अधिकारों को संविधान के हिस्से में शामिल किया गया है। कौन से हिस्से में इनको शामिल किया गया है? 8वां, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो कौन से हिस्से में है मौलिक अधिकार? तो इसका सही उत्तर है सी, तीसरा, ठीक है ना। संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकार को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन आ गया 17वां, भारत के राज्यों में से कौन भगवान के अपने देश के रूप में जाना जाता है? गोवा, केरल, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। तो कौन सा आंसर इसका सही है ये आपको बताना है। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका सही उत्तर है बी, केरल। दिस इज द करेक्ट आंसर। केरल ही है जो कि भगवान के अपने देश के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया आपको, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज मिला था, प्राप्त हुआ था?
साहित्य में मिला था, शांति में मिला था, भौतिक में मिला था या फिर अर्थशास्त्र में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है शांति। ठीक है ना, शांति के लिए मिला था और इनको ये संयुक्त रूप से मिला था। इसके साथ में पाकिस्तान की जो एक और एक्टिविस्ट थी मलाला यूसुफजई, उनको भी इनके साथ में ये पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया था। ठीक है ना, और ये मिला था 2014 में। ठीक है, डेट ये आपको ईयर भी याद रखना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। सविनय अवज्ञा आंदोलन इनके द्वारा शुरू किया गया था, तो वो कौन महान व्यक्ति थे इनके द्वारा ये आंदोलन की शुरुआत की थी? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल? तो इसका जो सही उत्तर है वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के द्वारा ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी और ये हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, और इसमें जो ब्रिटिश सरकार थी उनके जो गैर कानूनी कार्य के समूह थे, ठीक है ना, उन सभी पर अंकुश लगाने के लिए ये आंदोलन की शुरुआत की थी। सविनय अवज्ञा यानी कि विनय के साथ में किसी भी आज्ञा को नहीं मानना। ठीक है, तो ये था इसका मतलब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 20वां और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें है भारत का राष्ट्रीय फल के बारे में पूछा है, तो कौन सा है? सेब, आम, केला या कटहल? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम, जो कि सबसे मीठा और रसीला होता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा एनालिसिस 2016 के 5 अगस्त का, नहीं 4 अगस्त का, 4 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर था, जिसका कि मैंने आपको पूरा का पूरा एनालिसिस दिया और इसमें 20 क्वेश्चन आए थे। तो इस तरीके से टोटल 20 जीके का पार्ट आता है कांस्टेबल के पेपर में, जो कि मिक्सअप होता है पूरा इंडिया में। ठीक है ना, इंडिया से बाहर का इसमें जीके नहीं पूछा जाता। इंडिया की जितनी भी नदियां हैं, ज्योग्राफी है, इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया का स्पोर्ट्स और इंडिया की सारी जितनी भी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, यही पूछा जाता है। तो आप 20 क्वेश्चंस की इस लेवल पर तैयारी करें और डेफिनेटली आपके 20 क्वेश्चंस 100% सही जाने वाले हैं। लगातार इस सीरीज को देखते रहें, क्योंकि डेफिनेटली इसमें मैक्सिमम जो स्टैटिक जीके है वो कवर हो रहा है, क्योंकि शिफ्ट वाइज पेपर चले हैं तो मैक्सिमम स्टैटिक जीके आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो आप इसको भी लगातार देखें और मेरे इस स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में इस सीरीज को देखने के लिए, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और लगातार आप मेरे सारे वीडियोस देख पाएंगे। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो लेकर फिर आपके साथ में उपस्थित होऊंगा कल, सेम आरक्षक के एग्जाम का अगले शिफ्ट का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।